वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, आपका पेपर नंबर 6। और मैं यहाँ पे हूँ प्रोफेसर रोहित श्रॉफ और आपको पकाने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। हाउ वी ऑल टेक इट योर पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। Before we go ahead, my friends, there is a small request. Please take down the notes along with the lecture. काफी सारी चीजें रेड पेन में दिखेगी, उसको रेड पेन से लिखिए, जो ब्लू में दिखती है ब्लू से। तो प्लीज हैव योर ओन नोटबुक। तो प्री रिक्विजिट फॉर द लेक्चर इज हैविंग अ न्यू नोटबुक फॉर ऑडिटिंग। प्लीज थोड़ी सी इज्जत देना, एक अच्छी सी नई नोटबुक देना, और अ रेड पेन एंड अ ब्लू पेन। Also, one more request, my friends. Please, please, please turn off all your social media notifications. मैं यहाँ पे प्रोफेसर रोहित श्रॉफ हूँ, टाइगर श्रॉफ नहीं हूँ। मेरे पास दिशा पट्टी नहीं है, तो शायद आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन ना कर पाऊँ। तो मुझे नहीं चाहिए आप मेरा अटेंशन कोई और किसी को दे दो। तो प्लीज टर्न ऑफ योर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन एंड गिव मी 100% अनडिवाइडेड अटेंशन। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माय फ्रेंड्स, एकदम ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थियोरी सब्जेक्ट है ये। क्या थियोरी सब्जेक्ट? अब काफी सारे स्टूडेंट को लगते हैं सर थियोरी सब्जेक्ट मेरे को तो यार याद ही नहीं रहता है, मजा बहुत आता है पर याद ही नहीं रहता है। डोंट वरी माय फ्रेंड्स, हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ना, हम R2 अप्रोच में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? R2। पहले R से हम क्या करेंगे बताए? रिव्यू। अरे स्टूडेंट्स को चीजें याद क्यों नहीं रहती है पता है? दो में से एक चीज याद जाते हो, इंटरेस्टिंग नहीं है, या तो हमको लगता है यार ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में कभी काम ही नहीं लगने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं स्कूल में छोटा था ना, मैंने अपने सर को पूछा था सर ट्रिग्नोमेट्री क्यों यूज करते हैं? सर ने बोला रोहित पानी की गहराई माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं? पानी की गहराई। अरे मेरे को पानी की गहराई मापनी ही नहीं है, तो मेरे को आज तक कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद ही नहीं है। या तो हमको चीजें इंटरेस्टिंग नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल, कितने सारे मेरे दोस्त यहाँ पे कहाँ पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं? महाराष्ट्र में बैठ के। बताओ व्हेन वाज शिवाजी महाराज बोर्न? अरे स्कूल की टीचर ने 5 बार 10 बार लिखवाया भी था उनका बर्थ डेट, एग्जाम में आया भी था, हम 5th स्टैंडर्ड पास भी हुए हैं, पर हमको याद नहीं है क्योंकि हमको इंटरेस्ट नहीं है। बट वाइज वर्सा इफ आई आस्क यू व्हेन इज वैलेंटाइंस डे? अरे स्कूल की टीचर ने 5 बार 10 बार लिखवाया नहीं है, पर हर एक को याद है क्योंकि वहां पे हमारा इंटरेस्ट है। तो जब तक चीजें इंटरेस्टिंग नहीं है ना, याद नहीं रहती है। तो भाई इंटरेस्टिंग है तो हमको पता है कि वैलेंटाइंस डे कब है? 14 फेब को है। पर इंटरेस्टिंग नहीं है तो हमको ये याद नहीं है कि शिवाजी महाराज का बर्थडे कब है? 19 फरवरी को है। बट सर एग्जाम में आया और इंटरेस्टिंग नहीं भी है तो भी लिखना तो पड़ेगा, बिकॉज मार्क्स तो उसी के ऊपर है। वहीं पे तो आता है हमारा R2 रिसाइट। वी विल यूज डिफरेंट ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थ्रू आउट आवर लेक्चर्स, जिसके वजह से हम लोग चीजें को बहुत इजीली मेमोराइज कर पाएंगे और अच्छी तरह से लिख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू शिवाजी महाराज वॉज बोर्न 5 days आफ्टर वैलेंटाइंस डे। हाउ मेनी डेज? 5 days आफ्टर वैलेंटाइंस डे। मतलब 14 के 5 ऐड करो, क्या आ गया? 19 फरवरी। अब 10 बार नहीं भी रटाना, 10 बार बुक के पीछे नहीं भी लिखा, और जब मैं लेक्चर के लिए तुमको मिलूंगा और पूछूंगा बताओ शिवाजी महाराज कब बॉर्न हुए थे, आई एम प्रिटी श्योर मेजॉरिटी ऑफ योर विल आंसर 19 फरवरी। तो यहाँ पे हमने रटा नहीं, हमने सिर्फ क्या यूज किया? टेक्निक, जिसकी वजह से हमको चीजें क्या रहे? याद रहे। तो थ्रू आउट द लेक्चर्स वी विल कीप ऑन डूइंग दैट सो यू कैन मेमोराइज थिंग्स वेरी इजीली। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट सबसे मजेदार चीज तो क्या है पता है? इंस्टीट्यूट ने हमको एक लॉलीपॉप दे दी है। इंस्टीट्यूट ने पेपर पैटर्न हमारे ही फेवर में बनाया है। इनफैक्ट पेपर पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 2, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी। डिवीजन ए क्या है? एमसीक्यू। डिवीजन बी क्या है? डिस्क्रिप्टिव आंसर। एमसीक्यू जो है ना भाई, कितने मार्क के हैं? 30 मार्क्स के। कितने मार्क के? 30। अरे भाई उस 30 में भी डिवीजन दिया है। 1 मार्क के 20 क्वेश्चन और 2 मार्क के 5 क्वेश्चन। अरे अब जो 2 मार्क के हैं थोड़े कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होंगे, 1 मार्कर्स तो विल बी रिलेटिवली वेरी इजी। अरे कोई बोलेगा सर ये तो है हमको दूसरे सब्जेक्ट में, इसमें क्या लॉलीपॉप? अरे बताता हूं और आएगा आगे। अब जो डिस्क्रिप्टिव है ना, वो कितने मार्क का है? 70। दैट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर क्वेश्चंस, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपलसरी।
क्या क्वेश्चन 1 क्या है, कंपल्सरी। दूसरे 5 क्वेश्चन में से यू कैन अटेम्प्ट एनी 4। सो वहां पे ऑप्शन है कि 5 में से 2 3 4 5 6 में से यू कैन अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ योर ओन चॉइस। अब लॉलीपॉप यहाँ पे है, जो यहाँ पे हमको बोला गया है ना कंपल्सरी क्वेश्चन, वो 14 मार्क का क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट। क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट। मतलब तुमको सिर्फ क्या बोलना है, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और सिर्फ 2 लाइन का रीजन देना है। ऐसा नहीं है पूरा संदर्भ स्पष्टीकरण पूरा पेज भर के लिखना है व्हाई इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। वेरी वेरी इजी। 2 मार्क के है 7। इनफैक्ट ये 7 के लिए भी एनी 7 आउट ऑफ 8 का उधर भी ऑप्शन है। अरे तो ये तो जैकपॉट है ना। इनफैक्ट ये तो तुमने क्या कर दिया, एमसीक्यू में तो भी 4 ऑप्शन होते हैं, ये तो 50-50 लाइफलाइन मिल गई। सीधा 2 में से 1 सिलेक्ट करने का है, करेक्ट या तो इनकरेक्ट। तो 2 मार्क के 7 क्वेश्चन मतलब 14 मार्क। ये भी इन अ वे क्या है, एमसीक्यू। एमसीक्यू में भी 50-50 का लाइफलाइन के साथ। तो सोचो चीजें कितनी आसान हो गई। तो ये हमारा सबसे बड़ा जैकपॉट है, सबसे बड़ा लॉलीपॉप है पेपर पैटर्न में। इनफैक्ट तुम आगे का भी जो देखोगे ना, क्वेश्चन 2 to 6, क्वेश्चन 2 to 6 उसमें भी है ना तुमको इंटरनल ब्रेकअप दिए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का है, पर लेकिन उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन है। 4 4 3 3, या तो रहेगा 4 2 2 6, या तो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 आता है 4 4 6 वाला। कोई बोलेगा सर एक ही क्वेश्चन 6 मार्क का, हाँ, पर उसके अंदर वापस तुमको क्या दिया जाएगा बताए, इंटरनल चॉइस। तो भाई पेपर पैटर्न तो हमारे ही फेवर में है। इनफैक्ट इफ आई टेल यू, इफ अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स रीजनेबली वेल, अगर समझो मैं यहाँ पे मैं बोलता हूँ 30 मार्क के एमसीक्यू में अगर बच्चा 25 स्कोर करता है जिसने रीजनेबली प्रिपेयर किया है, ये 14 मार्क के करेक्ट इनकरेक्ट में फॉर एग्जाम्पल बच्चा 10 मार्क्स स्कोर करता है, तो ये 44 मार्क्स का पेपर हो गया। ऑब्जेक्टिव्स में 30 + 14 कितना हो गया, 44। दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव 56 मार्क का है, आउट ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल्सो इफ आई टेल यू के यू स्कोर 50%, मतलब 28 मार्क्स। अरे 56 का आधा मतलब 28 मार्क्स। तो भी अगर तुम टोटल करोगे ना तो भाई कितना हो गया, 63। तो 63 मार्क्स तो तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। तो समवेयर योर थिंकिंग शुड नॉट बी कि मैं ऑडिट कैसे पास करूं। हमारा थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि मैं ऑडिट में से कैसे खींच दूं कि मैं रैंक को एम कर सकूं। तो भाई 63 तो जेब में होनी चाहिए। उससे आगे हम कितने जाते हैं उसके लिए हमारी प्रिपरेशन है। पर लेकिन कोई सोचेगा अरे तो चिंदे 35 मार्क्स मतलब तो मैं तो ऑब्जेक्टिव में लेके आया। इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ 100 एमसीक्यूज का या 500 एमसीक्यूज का लिस्ट दे दिया और उसी में से चीजें दी जाएगी। अरे अगर इतना आसान होता ना तो हरे गहरा गहरा नत्थू गहरा जो 12th बीकॉम वाला बंदा है ना, वो भी अपने साथ बैठ के क्या दे देता, इंटर का एग्जाम। सो बहुत सारे कंसेप्ट्स के ऊपर, छोटे छोटे माइन्यूट चीज के ऊपर क्या पूछे जाएंगे, एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, आपको हर एक लेक्चर ध्यान से देखना होगा, बिकॉज हर एक कंसेप्ट जो समझाया जाएगा उस हर एक कंसेप्ट के ऊपर एक क्या बन सकता है, एमसीक्यू। हर एक कंसेप्ट के ऊपर शायद क्या आ सकता है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो व्यूइंग द लेक्चर सीरियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो 100-500 एमसीक्यूज करेक्ट इनकरेक्ट करके गए और उसी में से आएगा। इतना भी आसान होने वाला नहीं है। बट आई एंश्योर अगर लेक्चर अच्छे से देख रहे हो, नोट्स अच्छे से बना रहे हो, एंड यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस दैट आई एम गिविंग यू, ट्रस्ट मी 63 मार्क्स तो तुम्हारे जेब के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इतना तो बता दिया कि यार ऑडिट में तो 63, हम तो खुश हो गए। पर ये तो बताओ ये ऑडिट है क्या, हमको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है ऑडिट का क्या है। ऐसा ही मस्त मन में सपना बनाए बैठे कि ऑडिट में तो 63 क्या 70 के ऊपर लेके आएंगे। बट व्हाट इज ऑडिट। अच्छा अगर हम ऑडिट देखें ना, अगर इसका थोड़ा हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो ऑडिट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड ओडायर। क्या, इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड ओडायर। मतलब क्या, मतलब टू ईयर। अरे व्हाट डज ओडायर मीन, ओडायर मीन्स टू ईयर। मतलब ऑडिट मतलब क्या, सिर्फ सुनना। अरे देखो क्या होता था पता है, पुराने जमाने में ऑडिट कौन करता था पता है, मुनीम जी। अरे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखित में होता था ना, तभी थोड़ी टैली या सैप था, तो वो लिखित में करते थे। तो भाई जो कंपनी वाले होते थे उनको ये देखना था कि मुनीम जी कहीं पे नेग्लिजेंट तो नहीं है,
मतलब ऐसा आलस में कोई एंट्री लिखना भूल तो नहीं गए? ऐसा तो नहीं है किसी का स्नैपचैट पे फोटो आ गया था और मुनीम जी का वहां पे ध्यान चला गया और एक एंट्री लिखना भूल गए? इसलिए उस जमाने में क्या करते थे, सामने एक जन को बिठाते थे और पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड करते थे और उसको बोलते थे तू सिर्फ सुन कि कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है, या मुनीम जी ने जानबूझ के फ्रॉड करने के लिए कोई चीज को उड़ा तो नहीं दिया है। तो सामने वाले बंदे को सिर्फ बोला जाता था कि तू क्या कर, तू सिर्फ सुन। इसलिए वो होता था ऑडायर, मतलब टू ईयर। वहां से तो हमारा क्या शुरू हुआ, ऑडिट। तो पहले सिर्फ ये देखना था कि भाई जो मुनीम जी ने काम किया है, ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट और ही इज नॉट एक्टिंग इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। उसी चीज के लिए क्या किया जाता था, ऑडिट। बट धीरे धीरे चीजें चेंज हुई। पहले क्या होता था, सोल प्रोप्राइटर, फिर पार्टनरशिप, एचयूएफ, फिर धीरे धीरे एक चीज आई जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, कंपनी। क्या, कंपनी। अब कंपनी में क्या होता है पता है, ओनर्स एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। अरे कंपनी का काम इतना बड़ा होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ओनर्स, ओनर्स मतलब कौन, इक्विटी शेयर होल्डर्स, टू पार्टिसिपेट इन टू द डे टू डे बिजनेस। तो डे टू डे वर्किंग संभालने के लिए वो लोग किसको अपॉइंट कर देते हैं, मैनेजमेंट। अब ओनर्स को जानना है क्या मैनेजमेंट अपना काम सही तरह से कर रहा है। जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। इसके लिए अब ऑडिट की जरूरत है। इसलिए वो लोग क्या करना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट से ज्यादा जानकारी तो किसको है, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो एक इंडिपेंडेंट सीए को आके बुलाते हैं ओनर्स और बोलते हैं कि भाई चेक कर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाए हैं, सारी चीजें सही है कि नहीं है। इसलिए अब किसकी जरूरत पड़ी, ऑडिट। एंड इनफैक्ट इन द 20th सेंचुरी ऑडिट में स्टैंडर्डाइजेशन आया। क्या आया, स्टैंडर्डाइजेशन। पहले तो सिर्फ क्या बोलते थे, भाई तू सिर्फ सुन। अब स्टैंडर्डाइजेशन आया कि ऑडिट कैसे करना चाहिए। इसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आए, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स आए। तो कैसे ऑडिट करना चाहिए और सारी चीजें 20th सेंचुरी में आई। तो अब हम जो ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, वो पुराने जमाने का मुनीम जी का नहीं पढ़ रहे हैं। 20वीं सदी का जो ऑडिट है ना, स्टैंडर्डाइजेशन वाला, वो ऑडिट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, व्हाट इज ऑडिट। अब अगर हम देखें ना ऑडिट में, तो ऑडिट में देयर आर 13 चैप्टर्स एट इंटर सीए लेवल। हाउ मेनी चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स। अब सबसे पहला क्या है पता है, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, जो बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है कि ऑडिट क्यों करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या चीजें ऑडिट में कवर होनी चाहिए, मतलब स्कोप क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कहां पे कवर होगी, चैप्टर नंबर 1 में। फिर चैप्टर 2 में हम किसकी बात करते हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। अरे तुम जब पढ़ने बैठते हो अपने एग्जाम के लिए तो प्लान बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो कि कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। वैसे ही ऑडिट में भी तो हमको प्लान करना पड़ेगा कि पूरा ऑडिट हम कैसे करें, स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। फिर थर्ड चैप्टर आता है ऑडिट एविडेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। अरे मतलब ये कहने के लिए ऑडिटर को कि सारी चीजें सही है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, सबूत। और अगर ऑडिटर ये भी कहता है कि नो एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एंड फेयर, कुछ तो भी गड़बड़ है दया, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, सबूत। वो क्या होता है, ऑडिट एविडेंस। कहां पे पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंस कैसे इकट्ठा करते हैं, चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अरे ऑडिट स्टार्ट करने के पहले हम असेस करें कि कितना रिस्क है, चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड, कि भाई जब फ्रॉड होता है तो हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है। फिर चैप्टर 6 ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आजकल सारी चीजें कैसी हो गई है, आईटी एनवायरनमेंट में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इनटू प्ले। तो जहां पे एक ऐसी कंपनी का हम ऑडिट कर रहे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर एक चीज के लिए, जैसे कि बिग बाजार, सेल्स की एंट्री पास करने के लिए ह्यूमन नहीं है, जैसे बारकोड स्कैन होता है आइटम के ऊपर, अपने आप क्या पास हो जाती है, सेल्स एंट्री। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में हम कैसे ऑडिट करेंगे। फिर ऑडिट सैंपलिंग। अब समझो बिग बाजार का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। एक महीने में, एक दिन की बात ले लो, वो लोग के कम से कम फॉर एग्जाम्पल 2000 सेल्स होंगे एक सेंटर पे। अगर वो लोग के 100 सेंटर भी है ऑल ओवर इंडिया तो 2 लाख सेल्स हो गए।
क्या इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम सारे 2 लाख सेल्स वाउचर एक दिन में चेक करें? सोचो 365 डेज के कितने हो जाएंगे। तो हम शायद वो 2 लाख में से शायद सिर्फ 50,000 चेक करेंगे। उसको हम कहते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। ये सारी चीजें इन डिटेल भाई हम चैप्टर में जब जाएंगे ना तब समझेंगे, बट मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या है हमारे सिलेबस में। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब हम फॉर्मूला लगा के चीजें कैसे काफी सारी चीजें देख सकते हैं। फिर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का कैसे ऑडिट कर सकते हैं, परचेजेस का कैसे कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट का कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स का कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे चैप्टर 9 में। चैप्टर 10 अपना विराट कोहली है भाई, 20 मार्क का आता है। कितने मार्क का? 20 मार्क का। एक कंपनी का ऑडिट कैसे किया जाए, तो हम वो पढ़ेंगे। कंपनी का ऑडिट कैसे किया जाता है, कौन से सेक्शंस है। ऑडिट रिपोर्ट, अरे इतना सब पढ़ा, एट द एंड हमको देना क्या है? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कैसे दिया जाता है हम कहाँ पढ़ेंगे? 11th में चैप्टर में। फिर बैंक का कैसे ऑडिट किया जाता है? चैप्टर 12 में। और ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, मतलब सिनेमा का ऑडिट, होटल का ऑडिट, क्लब का ऑडिट, ये सारी चीज़ों को ऑडिट कैसे करते हैं हम कहाँ पे पढ़ेंगे? चैप्टर 13। तो ये था हमारा इंडेक्स। पर आज हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पता है? चैप्टर नंबर 1 से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर 1, विच इज नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक है। अब ऑडिट क्या होता है? ठीक है, अब लेट अस अज्यूम कि भाई अपना फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिया आत्माराम है। ठीक है, वो आत्माराम क्या बोलता है, सर मैं ना एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो मेरे को है ना बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। मैंने ऑलरेडी है ना एक कैफ़े खोल रखा है, मेरे को ऑल ओवर इंडिया है ना कम से कम 50 कैफ़े की चेन खोलनी है। तो आत्माराम कहता है सर देखो मैं एक कैफ़े से है ना 1 साल का 10 लाख रुपया कमाता हूँ। 50 कैफ़े खोल देना तो आप सोचो मैं कितना कमाऊंगा। पर टू ओपन अनदर 1 कैफ़े आई नीड लोन, तो मेरे को है ना यार लोन की ज़रूरत है। तो बोलता ठीक है जा बैंक पे चला जा, मैंने बोला बैंक से मांग ले। तो वो बैंक के पास गया और बैंक को उसने बोला भाई मेरे को लोन चाहिए। अब आत्माराम को बैंक क्या बोल रहा है कि भाई देख तेरे तू बोल रहा है कि तेरे को 10 लाख का प्रॉफिट है, मैं कैसे भरोसा कर लूं? ठीक है, तो मेरे को तो भरोसा नहीं है कि तेरा 10 लाख का प्रॉफिट सही है कि नहीं। तो बैंक बोलता है एक काम कर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके आ, उसके पास से चीजें ऑडिट करवा, चेक करवा कि तेरा ये 10 लाख का प्रॉफिट सही है, तब जाके मेरे को भरोसा होगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक रीजन हम बाहर वाले लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट सही है कि नहीं। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑडिट। हमको उसको इन डेप्थ में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 में। इनफैक्ट क्वेश्चन 1 ही क्या है हमारा? डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। इनफैक्ट आई हैव कवर्ड, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कौन से साल में पूछा गया था, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। इट हैज बीन आस्क्ड इन नवंबर 17। अब I have also quoted the JKSC textbook page. So for now, just focus on this lecture. Simultaneously उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. Write down these notes in your books and then later you can do the cross referencing. अब अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमको हमारा डेफिनेशन किसने दिया है? हमारे माई बाप ने दिया है। किसने दिया है? माई बाप। और हमारे माई बाप कौन है? ICAI। कौन है? ICAI। ICAI क्या कहता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या कहता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? व्हाट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? अब समझो अपना सीए आकाश है। ठीक है, सीए आकाश कौन है? आकाश भाई अंबानी का बेटा। ठीक है, मुकेश अंबानी का बेटा है। अब मुकेश अंबानी को पता चला भाई देखो हमको ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो बोला आकाश तो सीए है। एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल। तो आकाश एक काम कर लेना बेटा, तू ही अपना ऑडिट कर रहे रिलायंस इंडस्ट्री का। अब फॉर एग्जाम्पल इफ आकाश बीइंग अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो मुकेश अंबानी की कंपनी का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट करता है, और अगर समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ भी गलत है, तो क्या वो दुनिया वालों को बताएगा कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज में कुछ गलत चल रहा है? अरे नहीं ना। अरे पप्पा जायदाद से बाहर निकाल फेंकेगा, एंटीला से बाहर निकाल फेंकेगा, जाएगा किधर? तो मेरे को बताओ, क्या इज आकाश इंडिपेंडेंट? नो, समवेयर आकाश इज डिपेंडेंट। क्या आकाश इज डिपेंडेंट? तो ऐसे लोग के बोलने का क्या फायदा? दो आकाश इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट समवेयर अपने खुद के रिश्तेदार की कंपनी में ऑडिट करेगा, अपने खुद के पापा की कंपनी में ऑडिट करेगा, तो क्या लोगों को उसके ओपिनियन पे भरोसा होगा? नहीं। तो आकाश इज नॉट इंडिपेंडेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल सीए विकास है। कौन है? सीए विकास। अब अपना सीए विकास
फॉर एग्जाम्पल डीमार्ट में काम करता है। कहाँ पे काम करता है? डीमार्ट में। अब सुनील दमानी जी के उधर सीए विकास को जॉब मिल गया। अब डीमार्ट को ऑडिट करवाना था, तो सुनील दमानी जी बोलते हैं विकास, अरे बेटा आजा, तू ही ऑडिट कर ले, तू ही और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक काम कर लेना, अपना ऑडिट कर ले। अब मेरे को बताओ, सीए विकास अगर ऑडिट करेगा और अगर समझो कंपनी में कुछ भी गलत हुआ, क्या अगर कंपनी में कुछ भी गलत हुआ तो क्या वो दुनिया को बताएगा? अरे नहीं बताएगा, क्योंकि अगर दुनिया को बताने जाएगा तो सुनील दमानी जी लात मार के बाहर निकल जाएंगे, जॉब चला जाएगा बेचारे का। तो समवेयर यहाँ पे सीए विकास इज नॉट इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो? वहां पे आकाश रिलेटिव के उधर ऑडिट कर रहा था, यहाँ पे विकास एम्प्लॉय है भाई, तो इज अगेन डिपेंडेंट, बाहर वाले को सच बताने वाला नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीए दिशा पटनी, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। तो अभी सीए दिशा पटनी है, ओ भाई साहब वो क्या कर रही है पता है? देर इज परी लिमिटेड। क्या देर इज परी लिमिटेड? परी लिमिटेड किसका बिजनेस करता है? साड़ी का। किसका बिजनेस करता है? साड़ी का। अब यहाँ पे ये क्या कर रही है सीए दिशा पटनी? उसका बिजनेस है, वो साड़ीज मैन्युफैक्चर करके परी लिमिटेड को बेचती है। किसको बेचती है? परी लिमिटेड। अब एक दिन परी लिमिटेड में बैठी थी, परी लिमिटेड ने बोला कि दिशा पटनी आ रहे, आप ही सीईओ, एक काम करो ना, हमारा ऑडिट आप ही कर लो। अब सीए दिशा पटनी ने बोला ठीक है चलो मैं ऑडिट कर देती हूँ। बट यहाँ पे दिशा पटनी जो भी साड़ी मैन्युफैक्चर करती है वो किसको बेचती है? परी लिमिटेड को। अगर फॉर एग्जाम्पल परी लिमिटेड में कुछ भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे परी लिमिटेड सीए दिशा पटनी को क्या बोल देगी? भाई देख, चुपचाप सही रिपोर्ट दे दे, वरना जो तेरे पास से साड़ी खरीदते हैं ना वो साड़ी खरीदना बंद कर देंगे। तो समवेयर दिशा पटनी भी क्या हो गई? इज शी इंडिपेंडेंट? नहीं। मतलब अगर समझो कोई और इन्फ्लुएंस तुमको कर सकता है, तुम्हारे ऊपर दबाव डाल सकता है, तो यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसके ऊपर हम इन डिटेल बात करेंगे। देयर इज वन होल क्वेश्चन अपॉन इंडिपेंडेंस, बट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड के ऑडिट क्या होना चाहिए। इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, नॉट अ डिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या? ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को समझो एनएम कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुला लिया, ठीक है, किसने बुला लिया? एनएम कॉलेज के प्रिंसिपल ने। उन्होंने क्या बोला? भाई एक काम कर रोहित, just make sure we want to ascertain कि what is the quality of education that we are giving to students. But for quality and discipline we require कि lectures should start on time. तो सिर्फ तू इतना काम कर, just evaluate कि कितने lectures time पे शुरू हो रहे हैं और कितने lectures late शुरू हुए हैं। तो मैं पहुंच गया भाई, रोज सुबह 7 बजे के पहले वहां पे खड़ा रह जाता हूँ, देखता हूँ कितने lectures time पे शुरू हो रहे हैं, कितने lectures time पे शुरू नहीं हो रहे। I am doing an independent examination. Why independent? मैं थोड़ी एनएम वाले का कोई रिश्तेदार हूँ, मैं थोड़ी वहां का एम्प्लॉय हूँ, थोड़ी मेरा उनके साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, नथिंग, आई एम इंडिपेंडेंट। बट एम आई ऑडिटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? पर पीएनएल बैलेंस शीट को कुछ टच किया क्या? नहीं। तो सिर्फ क्वालिटी रिव्यू कर रहा था, तो इसको भी हम ऑडिट बोलेंगे क्या? नहीं। तो ऑडिट के लिए पहला तो क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अब अपने भाईजान सलमान खान जी बोले कि भाई ऑडिट क्यों? कि भाई मैं बीइंग ह्यूमन, क्या बीइंग ह्यूमन, मैं तो भाई प्रॉफिट ही नहीं कमाता, मैं तो सारा दान धर्म करता हूँ भाई, जो पैसा कमाता हूँ, भले तेरे को टी शर्ट 5,000 का बेचा, पर भाई वो तो मैं दान धर्म कर रहा हूँ, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मेरा किस चीज का ऑडिट? नहीं भाई, वेदर यू आर प्रॉफिट ओरिएंटेड और वेदर यू आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, तुम्हारा तो ऑडिट होगा। इनफैक्ट माय फ्रेंड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रॉड होने का चांस ज्यादा है, मनी लॉन्ड्रिंग करने का चांस ज्यादा है। अज्यूम फॉर एग्जांपल देयर इज अ टेंपल ट्रस्ट, टेंपल ट्रस्ट बोल देती है एवरी डे हमारी दान पेटी में वी गेट 5 लाख रुपीज कैश, ठीक है, तो लोग बोलेंगे वाह क्या आस्था है, क्या भक्ति है, पर 5 लाख रुपीज कैश, सोचो 10 दिन का 50 लाख रुपया, 30 दिन का 1.5 करोड़ रुपया, 1 crore 50 lakhs, there might be a possibility दान पेटी में सिर्फ 5,000 आ रहे थे, he might be laundering black money, because वो 1 crore 50 lakhs जो आए कैश में, now it is a white income for him, ठीक है, so money laundering could be done। so हमको ICAI क्या कहता है भाई? it is independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form। ऐसा नहीं सिर्फ बड़ी कंपनी करेगी, even small companies will have to do it।
लीगल फॉर्म आई होप यू ऑल नो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल फॉर्म. पर्सन होता है, HUF होता है, पार्टनरशिप फर्म होता है, कंपनी होता है, वॉट एवर में भी वो लीगल फॉर्म. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी को करवाना है, किस किस को आएगा. वी विल ऑल्सो कवर दोज पॉइंट्स, बट irrespective of your legal forms, you will have to get your books of accounts audited. Most important point, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. क्या? with a view to expressing an opinion thereon. मतलब उसके ऊपर हमको हमारा ओपिनियन देना है. क्या देना है? ओपिनियन, whether the financial statements are true and fair. For example, समझो यहाँ पे वो सीए गया था बैंक के पास कि लोन चाहिए 10 लाख, भाई मेरा प्रॉफिट है. तो हमको जो दूसरे सीए ने आके ऑडिट किया, ही इज गिविंग एन ओपिनियन टू द बैंक कि वेदर वो 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट सही था कि नहीं था. अगर समझो मैं ओपिनियन ही नहीं करता देता, मैंने सारी चीजें चेक कर ली, बट आई एम नॉट गिविंग एन ओपिनियन, so it is not an audit, my friends. We will have to express an opinion whether the financial statements are true and fair or not. ठीक है. तो अगर टू समराइज तो क्या होता है, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, and when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. ठीक है. तो ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? ऑडिट. नाउ मेक श्योर यू राइट डाउन दिस डेफिनेशन. ठीक है. जो चीज रेड में है प्लीज प्रेफरेबली राइट इन रेड, जो ब्लू में है प्लीज प्रेफरेबली राइट इन ब्लू और ब्लैक, विच वॉट एवर यू ऑल preferred, but please make your notes well. ठीक है. Because audit, if any of you all have your pronouncement, if you have your modules, अगर सारी चीज एक साथ इकट्ठा करोगे तो शायद इतना तो हो जाएगा. It is very difficult कि हम सारी चीजें रिवाइज कर पाए. So we are helping you to make your concise notes. Please take this down very well. ठीक है. तो ये क्या था हमारा definition of auditing. अब बिफोर गोइंग विद अदर टॉपिक्स, ठीक है, देयर आर फ्यू बेसिक कंसेप्ट्स. दिस यू माइट हैव फाइंड इन द जेकेएससी टेक्स्ट बुक और द मॉड्यूल. अलग अलग जगह पे है, डेफिनेटली दिस पॉइंट्स आर देयर. इन फैक्ट व्हेन आई टीच एट सीए फाइनल लेवल एज वेल, आई गेट स्टूडेंट्स जिनको ये काफी सारे टर्म्स का मतलब ही नहीं पता है, उनको वो सिखाना पड़ता है. सो बिफोर वी गो टू दोस टॉपिक्स, वी गो फर्दर, it is very important कि you all go through few basic topics which you all need to understand before we go ahead. सबसे पहले क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. आगे जाके हम इसको क्या रेफर करेंगे? हमेशा FRF. क्या बोलेंगे हमेशा इसको? FRF. व्हाट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? इट इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को हम आगे से बोलेंगे TCWG. क्या होता है फिलहाल भूल जाइए, नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट ही उसके ऊपर है. तो FRF इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय मैनेजमेंट. कौन यूज करता है? मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस. पर भाई ये फ्रेमवर्क क्यों यूज करता है? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्यों यूज करता है? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट शुड बी आइदर इन अकॉर्डेंस विथ नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और नेसेसिएटेड बाय द स्टैट्यूट गवर्निंग द रिपोर्टिंग एंटिटी. मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैनेजमेंट ये यूज कर रहा है किसके लिए? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट. क्या? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब ये कैसे होने चाहिए? नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब मैं को बताऊँ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? कि भाई हमारा जो स्टेक होल्डर्स है ना, हमारे वो स्टेक होल्डर्स को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट समझे, हमारी रिपोर्टिंग समझे, इसलिए तो भाई हम लोग ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं भाई? जब भी कोई पूछेगा वो स्टेक होल्डर्स, तो हम हमेशा क्या कहेंगे पता है? स्टेक होल्डर्स आर सी मोगली. कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स? सी मोगली. सी से कौन होता है? कस्टमर. ठीक है, मतलब जिसका इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में. एम से कौन होता है? मैनेजमेंट. ओ से कौन होता है? ओनर. जी से कौन होता है? गवर्नमेंट. है ना भाई, टैक्स वैक्स लेना है उनको तो है ना, वो लोग भी इंटरेस्टेड पार्टी. एल से कौन है? लेंडर्स. और आई से कौन होता है? अदर इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, तो ये सारे हमारे एक लोग क्या है? दिस ऑल पीपल आर आर स्टेक होल्डर्स. क्या है? ये सारे लोग हमारे स्टेक होल्डर्स. सी मोगली. तो अब हमारा मेन नीड क्या है? नीड एंड ऑब्जेक्टिव कि ये हमारे जो सी मोगली है, ये सी मोगली को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट समझनी चाहिए.
फॉर एग्जाम्पल मैंने बैलेंस शीट में, ठीक है, मैंने बैलेंस शीट में सीधा का सीधा फिक्स्ड एसेट बता दिया, उसमें ना ग्रॉस ब्लॉक है ना डेप्रीसिएशन है, कुछ नहीं है, सीधा मैंने वहां पे अमाउंट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 25 lakhs। कुछ भी समझेगा क्या? अरे यूजर्स को समझेगा कि भाई हमारे पास कितने एसेट है, कितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया है? नहीं। तो इज इट सर्विंग द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रेडिंग P&L अलग अलग बताया नहीं, सीधा क्या कर दिया पता है, हम लोग ने सेल्स बता दिया और साइडली हमारा नेट प्रॉफिट बता दिया, और कोई चीज हम लोग ने बताई नहीं। टेल मी, इज इट सेटिस्फाइंग द वांट? नीड एंड ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का? क्या इन स्टेक होल्डर्स को कुछ भी समझेगा हमारे रिपोर्टिंग से? नहीं। तो फर्स्टली इट शुड मीट द नीड एंड ऑब्जेक्टिव और नेसेसिएटेड बाय अ स्टैट्यूट। मतलब इन शॉर्ट हम ये सारी चीज किसके बात कर रहे हैं पता है? इन अ वे फॉर्मेट। अरे हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने का फॉर्मेट होता है ना, उसको हम कहते हैं FRA, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हम बचपन में बनाते थे ना ऐसा T फॉर्मेट, भाई हमारा इधर P&L, इधर हमारा आ गया बैलेंस शीट, ये हमारा होता था बचपन में 11th और 12th में। बट अब हम कैसे करते हैं? वर्टिकल बनता है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या होता है हमारा, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, हम बनाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल। तो ये हमारा होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इनफैक्ट शेड्यूल 3 में जो दिया हुआ है वो हमारा क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये जो फॉर्मेट है दैट इज इन अ वे ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये कैसा होना चाहिए? मीट द नीड, या तो फिर नेसेसिएटेड बाय स्टैट्यूट गवर्निंग द रिपोर्टिंग एंटिटी। जैसे कि कंपनीज एक्ट ने शेड्यूल 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कंपनीज एक्ट ने? शेड्यूल 3। तो अब मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क शुड कंप्लाई विद व्हाटएवर हैज गिवन इन द शेड्यूल 3, ठीक है। Likewise, for example, if there is an electricity company, so there is a schedule given in the Electricity Act, so we should comply with that. In case if you are a banking company, so it is given in the Banking Regulation Act 1949, so you will have to comply with that particular format. There you cannot use your Schedule 3. तो कैसा होना चाहिए? It should meet the need and objective or necessitated by a statute. मतलब if an act, what is a statute? It is an act. So in case if an act specifies that this is the format, तो यू विल हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट। इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एकदम रटने की जरूरत नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क will be used not only in this chapter but in many more other chapters coming ahead, so you need to know what is this particular concept. Okay, I hope you all are through with this. Moving ahead with second concept, those charged with governance. Trust me my friends, majority of the students whom I teach at final level, they don't really know this well. In fact, if you have your colleagues, you have your friends who are at final level, please ask them, अरे यार दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस समझाना क्या होता है? ट्रस्ट मी, आई एम नॉट रियली श्योर कितने लोग ने आंसर दिया होगा। अब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस रिफर्स टू पर्सन और पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस with responsibility of overseeing the strategic direction of the company and obligation related to accountability of the entity. क्या समझा? कुछ भी नहीं, ठीक, इसीलिए मैं हूं यहाँ पे। क्या होता है? शांति से समझो। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, फॉर एग्जाम्पल समझो रतन टाटा है। लेट्स फर्स्ट टेक द एग्जाम्पल, देन वील गो बैक टू द डेफिनेशन। समझो रतन टाटा है, अरे यार उनकी कितनी सारी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर टाटा कंपनी, फॉर एग्जाम्पल क्रोमा, स्टारबक्स, तनिष्क, टाइटन, वेस्ट साइड, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, कितनी कंपनियां हैं यार, कितनी कंपनियां। सो इफ यू कंसिडर देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, सो लेट्स कंसिडर 3 फॉर नाउ, टाटा मोटर्स, स्टारबक्स, क्रोमा। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स रतन टाटा विल टेक केयर ऑफ द कंपनी। सो अगर समझो टाटा मोटर्स में मेरे को कुछ भी दिक्कत आई, क्या टाटा मोटर्स में मेरे को कुछ भी दिक्कत आई, सो मेरे को किसी को बताना पड़ेगा ना। अगर फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ गलत कर रहे हैं, तो मैं किसको बताने जाऊंगा? रतन टाटा को। किसको बताने जाऊंगा? रतन टाटा को। सो इन केस हु इज दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब बोर्ड के भी ऊपर सबसे ज्यादा मतलब पावर किसके पास है? हु इज चार्ज विद गवर्नेंस? रतन टाटा। तो इन केस इफ रतन टाटा है, तो रतन टाटा क्या हो गए? पर्सन, ठीक है। सो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन हो सकता है? एक पर्सन। मतलब अगर कंपनी में कुछ गलत चाह रहा है तो हम किसके ऊपर जाएंगे? मतलब सबसे हाईएस्ट कांटेक्ट कौन है हमारे पास? तो ही कैन बी अ पर्सन। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस रिफर्स टू पर्सन। अब काफी बार ऐसा हो सकता है कि रतन टाटा हैज अ लॉट ऑफ कंपनीज, हर छोटी छोटी चीज के लिए कुछ भी हो, अरे टाटा मोटर्स में फफड़ा हुआ, रतन टाटा जी फोन,
स्टारबक्स में हुआ, अरे रतन टाटा जी फोन, क्रोमा में कुछ हुआ, रतन टाटा जी फोन। अरे रतन टाटा बोलेंगे भाई हर कंपनी के फोन मेरे को करते बैठोगे तो मैं दिन भर क्या ऐसा लगेगा कॉल सेंटर में बैठा हूँ भाई, इतना ज्यादा मेरे को कुछ समझेगा नहीं। सो लेट मी मेक अ स्टीयरिंग कमिटी। क्या, लेट मी मेक अ स्टीयरिंग कमिटी। अब स्टीयरिंग कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस। अरे कमिटी है ना, एक बंदा थोड़ी होगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। कि अभी कुछ भी दिक्कत होती है ना तो भाई मेरे को आके मत बताओ, प्लीज गो एंड इन्फॉर्म द स्टीयरिंग कमिटी। क्या, गो एंड इन्फॉर्म द स्टीयरिंग कमिटी। इनफैक्ट आई माई सेल्फ विल बी पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, who is those charged with governance? Steering committee। क्या, steering committee। तो ये क्या हो गए, persons। So those charged with governance can also be persons। So we saw those charged with governance can be person, can also be persons। अब फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जी बोलते हैं कि भाई देखो, टाटा मोटर्स जो है ना मेरी सबसे बड़ी कंपनी है, आई एम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स एंड आई सिट देयर एवरी डे। तो अगर कोई भी कंपनी में प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जाम्पल क्रोमा में प्रॉब्लम आया, तो तुम सीधा जाके किसको बता दो, टाटा मोटर्स को। किसको जाके बता दो, टाटा मोटर्स को। तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो टाटा मोटर्स क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ना तो हम पर्सन के पास जा रहे हैं, ना तो हम ग्रुप ऑफ पर्संस के पास, मतलब एक कमिटी के पास जा रहे हैं, बट इस बार तो हम किसके पास जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने बोला है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस refers to person और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा बोलते हैं कि भाई मैं तो देखो टाटा मोटर्स में और स्टारबक्स में साथ में बैठता हूँ, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हम एकदम साथ में ही काम करते हैं, दोनों की एक ही हेड ऑफिस है, वहीं पे हम लोग काम करते हैं। तो तुम आके कुछ भी दिक्कत हुई ना तो सिर्फ टाटा मोटर्स को बोलो और स्टारबक्स को बोलो, दोनों को बोल दो, तो यहाँ पे ये दोनों जन ध्यान रखेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, क्या इन दिस पर्टिकुलर केस ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस। क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या हो गया, दोस्त चार विद गवर्नेंस वापस पर्सन और पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सेम चीज 10 बार रिपीट करनी पड़ेगी तभी दिमाग में जाएगी। प्लीज मेरे साथ खुद भी रिवाइज करो। दोस्त चार विद गवर्नेंस रिफर्स टू पर्सन और पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस विथ व्हाट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब उनके हाथ में है भाई स्टीयरिंग व्हील, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के कंपनी आगे कैसे जाएगी। भाई स्टीयरिंग कमेटी है तो वो देखेगी टाटा मोटर्स कैसे जा रहे हैं, वो देखेगी स्टारबक्स कैसे जा रहे हैं। क्या रतन टाटा हर जगह पे ध्यान दे पाएंगे, देयर आर मोर देन 100 कंपनीज दैट रतन टाटा हैज, सब्सिडरीज बोलो, जॉइंट वेंचर्स बोलो। अगर साल भर में 4 बोर्ड मीटिंग भी किया ना, 400 दिन हो गए, एक साल भी कम पड़ेगा उनको। तो समवेयर इट इज नॉट पॉसिबल कि वो अपनी पैर हर जगह पे रख पाए। ठीक है, सो ही माइट मेक सच स्टीयरिंग कमिटीज। तो ये जो कमिटीज हैं उनका ध्यान क्या होगा, टू सी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है, क्या दी हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो साथ ही साथ क्या दिया जाएगा, ऑब्लिगेशन। मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो आके हम कॉलर भी किसका पकड़ेंगे, तेरा, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल। क्या, दे आर अकाउंटेबल। तो वी आर गिविंग यू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, at the same time we are holding you accountable if anything goes wrong. So in case for example समझो टाटा मोटर्स is those charged with governance और क्रोमा में कुछ गलती होती है, तो क्रोमा तो भाई will be held responsible, at the same time Tata Motors will also be held responsible. Why? Because Tata Motors is those charged with governance. ठीक है, so I hope you all understand what is TCWG refers to, person or organization or organizations. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स। आई होप यू ऑल आर गेटिंग थिंग्स। मिसस्टेटमेंट। अब कितने, देयर आर हाउ मेनी गुजराती पीपल इन द हाउस। अच्छा, इवन इफ नॉट गुजराती, लेट टेल मी वन थिंग। आई एम वेयरिंग अ धोती, ठीक है, आई एम अ गुजराती, ओके, सो आई एम वेयरिंग अ धोती फॉर नवरात्रि, और ऊपर एकदम स्किन फिट टी शर्ट पहन के चलेगा एकदम ऋतिक रोशन की तरह, फिर वो तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना यार। ठीक है, अब ना एक तो ऋतिक रोशन जैसी बॉडी भी नहीं है कि एकदम फिट टी शर्ट पहनूं, बट स्टिल विल इट लुक गुड, नो। तुम क्या बोलोगे, अरे सर, रोहित सर, देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन योर फैशन। क्या, देयर इज अ मिस स्टेटमेंट इन योर फैशन, मतलब तुमने क्या बोला कि भाई देखो, व्हाट डिड यू कंपेयर, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ, क्या क्या कंपेयर कर रहे हो, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। मतलब होना क्या चाहिए था, नीचे धोती तो ऊपर कुर्ता, और हुआ क्या, नीचे धोती और ऊपर टी शर्ट।
तो ये दोनों में भाई डिफरेंस है, इसलिए तुमने क्या कंक्लूड कर दिया, यार कंक्लूडेड देयर इज अ मिसस्टेटमेंट. तो लाइकवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट books of accounts, difference can be in amount, it can be in classification, presentation or disclosure, which is required by FRF. क्या which is required by FRF and which is actually reported by the entity. मतलब FRF, I hope you all remember financial reporting framework क्या मांगता है और हमने रिपोर्ट क्या किया है, which is actually reported by the entity. अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, मिसस्टेटमेंट. क्या हो जाएगा, ये मिसस्टेटमेंट. अब ये जो मिसस्टेटमेंट है, ये मिसस्टेटमेंट इसमें किस किस में हो सकती है, 4 चीजों में. सबसे पहला तो क्या है, अमाउंट. सिंपल है, वेरी सिंपल. फॉर एग्जांपल 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना था, 20% हो गया, तो अमाउंट इज डिफरेंट. एफआरएफ कहता है 10% और हमने कर दिया 20%, तो डेफिनेटली अमाउंट क्या हो जाएगा, गलत. अब लोगों को लगता है मिसस्टेटमेंट कैन ओनली बी इन अमाउंट्स. नहीं, there can be a misstatement in classification as well. For example, you all might have studied in schedule 3, assuming you all have not. For example, I have taken a loan of 1 crore. क्या, I have taken a loan of 1 crore. ठीक है, it is repayable in 10 installments. ठीक है, कितना installment, 10 installments. So every installment will be for how much, 10 lakhs. ठीक है, assuming, ठीक है, interest तो सब आ गया for ease of understanding. Now I'm supposed to pay this in 10 years. How many years? 10 years. So how will I classify this? ठीक है, in books of accounts I will have to classify this into current and non-current liability, current liability, non-current liability. How will I classify this? अब ये 1 करोड़ का लोन है, repayable in how many years, 10 years. सर हाँ बराबर है, it is more than 12 months, more than 1 year, तो इसको क्या क्लासीफाई कर दो, नॉन करंट. तो ये पूरा 1 करोड़ किधर चला गया, नॉन करंट लायबिलिटी. सही है, नहीं. अरे 10 करोड़ 1 करोड़ में से 10 लाख का इंस्टॉलमेंट मेरे को कब पे करना है, इस साल, विद इन 12 मंथ्स. बाकी का 90 लाख मेरे को कब पे करना है, आफ्टर 12 मंथ्स. तो ये जो 1 करोड़ है, इट विल बी डिवाइडेड, 90 लाख क्या हो जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, पर 10 लाख क्या हो जाएगी, करंट लायबिलिटी. ठीक है, कुछ 10 लाख इज सपोज टू पेड विद इन 12 मंथ्स. ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे नॉन करंट और करंट. बट अगर फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे एक 12th फेज बंदा आ गया था, उसने आके लिख दिया पूरा 1 करोड़ कहाँ पे, नॉन करंट लायबिलिटी, तो अब ये मिसस्टेटमेंट हो गया, क्योंकि FRF शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स कि हम इसको कहाँ पे बताएं, नॉन करंट. पर तुमने तो क्या बता दिया, पूरा नॉन करंट और करंट में, पर तुमने पूरा का पूरा कहाँ पे बता दिया, नॉन करंट लायबिलिटी. चलेगा नहीं. ठीक है, दूसरा, लेट्स गो अहेड, प्रेजेंटेशन. ठीक है, अब what we require for financial reporting framework as a presentation. Let's assume कि we are doing financial statements of a banking company. कहाँ पे दिया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में. हमने उसके अकाउंट्स कैसे बना दिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के हिसाब से. तो मेरे को बताओ क्या प्रेजेंटेशन हमारा सही है, नहीं. तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं, साथ ही साथ क्या सही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन. डिस्क्लोजर, आई अज्यूम सारे स्टूडेंट्स ने F5 बीकॉम की एग्जाम्स दी हुई है. तो F5 बीकॉम की जब हम एग्जाम्स देते हैं, हमने कुछ पढ़ा हुआ है AS1. ठीक है, इनफैक्ट इंटर में भी आता है, बट आई अज्यूम AS1 जैसी चिंदी चीज तो भाई बीकॉम लेवल पे भी हमने पढ़ी है. तो भाई वो क्या कहता है, भाई देयर आर 3 फंडामेंटल असम्पशंस. क्या, देयर आर 3 फंडामेंटल असम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. क्या, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, ये तीनों फंडामेंटल असम्पशन के ऊपर हमारा अकाउंट्स है. अगर इफ यू आर फॉलोइंग दिस 3 assumptions, we need not disclose the same. But in case if you are not following either of the assumptions, we need to disclose the same. So for example, if the going concern assumption is valid, yeah, the going concern assumption is valid, we will not disclose it. It is a fundamental assumption. But in case the going concern assumption is invalid, क्या, the going concern assumption is invalid, मतलब अगर going concern आने वाले साल में the company might not sustain, the going concern assumption is invalid. ठीक है, going concern assumption is invalid, तो फिर क्या हो जाएगा,
ठीक है, तो मेरे को उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट अगर फॉर एग्जांपल मैंने वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं है, वो डिस्क्लोज नहीं किया, तो देयर विल बी अ मिस स्टेटमेंट। क्या देयर विल बी अ मिस स्टेटमेंट? ठीक है, तो मिस स्टेटमेंट कैन बी इन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, presentation, disclosure, which is required by the financial reporting framework and which is actually reported by the entity. ठीक है, go ahead. सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट रिस्क क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क क्या कहता है हमको कि इन स्पाइट के वी डू ऑडिट, वी माइट एंड अप गिविंग एन एरनियस कंक्लूजन। मतलब हमने हमारे पूरी ऑडिट की, बट स्टिल हम लोग ने ये कंक्लूड कर दिया कि एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एंड फेयर। क्या हम लोग ने क्या कंक्लूड कर दिया? एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एंड फेयर। मतलब अ रिस्क दैट ऑडिटर में इशू इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एंड फेयर, फिर भी मैंने क्या कह दिया कि एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर डिस्पाइट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मतलब मटीरियल मिसस्टेटमेंट थी, फिर भी मैंने क्या बोल दिया? एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। इस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिस्क। क्या कहते हैं इस चीज को हम लोग? ऑडिट रिस्क। दो चीजों से बना हुआ है। कितनी चीजों से बना हुआ है? दो चीजों से। सबसे पहला आता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्या आता है? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, जिसको हम आगे से हमेशा रेफर करेंगे ROMMS, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। अब वो वापस दो हिस्सों में बना हुआ है, एक है इनहेरेंट रिस्क और एक है कंट्रोल रिस्क। क्या है? एक इनहेरेंट रिस्क और एक है कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क है कि हम कुछ भी करें उसको हम निकाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल क्यों आ सकता है? नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, या तो फिर फाइनेंशियल एस्टिमेट्स ले लो। मतलब क्या कहना चाहता हूँ? फॉर एग्जाम्पल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंसिडर एन एयर कंडीशनर, अब मेरे को बताओ हमारा डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला क्या होता था बचपन में? कॉस्ट, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब सबसे ज्यादा चीज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब अगर मैं कहता हूँ भाई ये एसी फॉर एग्जाम्पल जो 45,000 का है, स्क्रैप वैल्यू लेट अस अज्यूम 5,000 है, मैं कहता हूँ कि भाई इसका जो लाइफ है ना 5 इयर्स है, तो 40 डिवाइडेड बाई 5, क्या 40 डिवाइडेड बाई 5, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई? 8,000 मेरा क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन। क्या 8,000 मेरे लिए क्या हो जाएगा? डेप्रीसिएशन। बट अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि नहीं, द लाइफ इज नॉट 5 इयर्स, लेट्स से लाइफ इज 8 इयर्स, तो मेरा डेप्रीसिएशन अलग हो जाएगा। क्या मेरा डेप्रीसिएशन अलग हो जाएगा? तो समवेयर यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट चेंज हो गया, तो डेप्रीसिएशन चेंज तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? अब नाउ मैं एज एन ऑडिटर कैसे एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता हूँ कि यार ये जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है ना वो सही है, 5 साल ही टिकेगा एसी? इज इट पॉसिबल? नहीं। जब चीजों ही एस्टिमेट के ऊपर है, तो क्या मैं कभी भी ये बोल पाऊंगा कि एवरीथिंग इज परफेक्टली ट्रू एंड फेयर? नहीं। तो देयर आर फ्यू इनहेरेंट रिस्क। अब ये इनहेरेंट रिस्क के ऊपर हम इन डिटेल बात करेंगे बिकॉज वी स्टिल हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर ऑन दैट, बट हम उसको वहां पे कवर करेंगे। दूसरा इज कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज अ कंट्रोल रिस्क? कि भाई हम सब कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस्टैब्लिश करते हैं, और वो कंट्रोल्स एस्टैब्लिश करने के बाद भी कोई मिसस्टेटमेंट निकलता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, समझो एनएम कॉलेज की हम बात करते हैं, तो एनएम कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब आके फीस भरते हैं, कैश देते हैं, चेक देते हैं। हो सकता है इन केस व्हेनेवर you all have paid the fees, what the accountant there might do, he might put that cash in his pocket and he might delete the entry and he might say कि भाई this particular student has not paid the fees. For example, Mihir has not paid the fees. So in case if NM college has more than 10,000 students, they will agree कि ठीक है मिहिर ने फीस नहीं दी रहेगी, bad debts, ठीक है। क्या they will call up मिहिर personally? नहीं। So that there might be a possibility कि accountant वहाँ पे कैश की चोरी कर रहा है। So to prevent this, they will set up a control. What is the first set of controls? We will not accept the fees in cash. As soon as you pay the fees, you will get a receipt. If you don't get the receipt, please go and complain to someone. लिखा रहता है ना काफी बार, ठीक है, in case you don't get the receipt,
कंप्लेन या यू गेट दिस थिंग फॉर फ्री XYZ, तो भाई हमको बोला रहेगा यू गेट अ रिसीट. ओनली बेस्ड ऑन योर रिसीट यू विल गेट एन ID कार्ड. Only based on ID card you will get to enter the college premises or maybe attend the examinations. So in case if something like that happens, so it is not possible for the accountant to delete your entry and put that cash in his pocket. So we have set up the controls. So it is difficult कि वो सारे misstatements वहाँ पे हो. But in spite of having that controls, क्या in spite of having that controls, misstatement हो सकती है. For example, समझो you have paid the fees. There are two students, Mihir Shah and there is one more Mihir Shah. ठीक है, तो first Mihir Shah had paid the fees, second Mihir Shah also paid the fees, but second Mihir Shah he took away his admission. He said, "No, I'm not going to take the admission. I am shifting from Mumbai or something like that." So accountant ने उसकी entry delete कर दी तुरंत के तुरंत. भूल से एक मिहिर के बदले दूसरे की भी entry delete हो गई. So now when such humans are involved, हो सकता है कि वो controls डालने के बाद भी कोई misstatement हो जाए. तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, कंट्रोल रिस्क. सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग कंट्रोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ देयर एग्जिस्ट सम मोर मिसस्टेटमेंट, उस चीज को हम क्या कहेंगे, कंट्रोल रिस्क. तो इसको हम कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को ऐड करें तो हमको पता चलेगा कि कितना रिस्क है, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मिस्टेक्स हो सकती हैं. अब है ना, हम हमेशा इसी के साथ ज़्यादा होते हैं. आई शेयर यू एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल. जब मैं एकदम मेरे पहले ऑडिट पे गया था, मेरे को भेज दिया गया था यहाँ पे ऑडिट करो. कोई ज़्यादा कोई सीनियर इंजीनियर नहीं था. आई वाज चेकिंग थिंग्स, ठीक है, बट आई वाज स्टिल वरीड बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिट. आई वाज कॉलिंग अप माय सर कि सर बहुत डर लग रहा है, वी माइट एंड अप गिविंग अ एरनियस ओपिनियन, मेरे वजह से तो कुछ गलत बोल दोगे आप. तो सर टोल्ड मी, रोहित डोंट वरी, यू आर सपोज्ड टू चेक वेरी बेसिक थिंग्स एंड आई थिंक सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देयर इज वेरी लो. वहाँ पे बहुत कम रिस्क है बिकॉज द कंट्रोल्स आर सुपर्ब. इनफैक्ट वो बंदा जिसका तू ऑडिट कर रहा है वो इतना चिंदी है कि अगर 10 रुपए की ट्रेन की टिकट भी होती है ना एम्प्लॉय की, तो वो लेता है, उसको पंच करता है, ऑथराइज करता है, फिर वो 10 रुपीज उसके पेटी कैश से जाती है. सो इस कंट्रोल्स आर सुपर्ब. द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज वेरी लो. क्या द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज वेरी लो. तो जब भी हमको लगता है कि द रिस्क इज लो, क्या द रिस्क इज लो, we might check less number of transactions. See, humanly it is not possible कि हम सारी चीजें चेक करें. फॉर एग्जाम्पल समझो बिग बाजार एक दिन में एक सेंटर पे 2000 सेल करता है. समझो उसके 100 सेंटर भी है, तो एक ही दिन पे 2 लाख तो सिर्फ क्या हो गए, सेल वाउचर्स. और कितनी चीजें, अब एक दिन में 2 लाख 365 में कितने, तो इज इट पॉसिबल कि हम सारी चीजें चेक करेंगे, नहीं करेंगे ना. तो हम थोड़ी चीजें इसमें से शायद चेक करेंगे, शायद सारे के सारे बिल चेक ना करें, कम चीजें चेक करें. पर जब अगर समझो मेरे को रिस्क कम लग रहा है तो मैं कम चीजें चेक करूंगा, पर अगर मेरे को रिस्क ज्यादा लग रहा है तो मैं ज्यादा चीजें चेक करूंगा. लाइकवाइज मैं एक और ऑडिट पे गया था. आई हैड बीन टू बड़ौदा फॉर एन ऑडिट. वहाँ पे सर ने बोला, रोहित 4 दिन के बदले 8 दिन भी लग जाए ना, यू मेक श्योर यू चेक एवरी डिटेल्स. बिकॉज वो जो बंदा है ना, जो ओनर है, भगवान का आदमी है, मुंबई रहता है ना, सारी फैक्ट्रीज है ना अपने एम्प्लॉयज के भरोसे छोड़ दिया है. लास्ट टाइम व्हेन वी वेंट देयर वी आस्क्ड देम देयर आर हाउ मेनी वर्कर्स. ही सेड वी हैव 9 वर्कर्स. एंड इन फैक्ट व्हेन वी वेंट इनटू द फैक्ट्री वी सॉ देयर वर ओनली 6 वर्कर्स. 3 वर्कर्स की तो जो पैसा था ना वो पूरा फैक्ट्री मैनेजर के पॉकेट में जा रहा था. देयर वर नो एक्चुअल एम्प्लॉयज, देयर वर 6 एम्प्लॉयज, बट सैलरी तो जा रही थी 9 एम्प्लॉयज की. तो ही सेड भाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज वेरी हाई. द रिस्क इज वेरी हाई, हेंस you will check more number of transaction. तो जब भी हम चीजें, रिस्क ज्यादा लगता है तो हम ज्यादा चीजें चेक करेंगे, रिस्क कम लगता है तो हम कम चीजें चेक करेंगे. नेक्स्ट कंपोनेंट आता है डिटेक्शन रिस्क. क्या आता है, डिटेक्शन रिस्क. मतलब I apply my audit procedures, I audit everything, I do everything and still I might not detect the misstatement, is called as detection risk. तो to conclude, audit risk क्या होता है, it is a summation of the 3: inherent risk, control risk and detection risk. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट